नमस्कार दोस्तों। गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो मेरे प्यारे साथी? गुड इवनिंग दोस्तों, जय श्री कृष्णा। कैसे हो आप लोगों को? मेरी आवाज़ सुनाई दे रही है दोस्तों? फटाक से दोस्तों एक बार जुट जाइए। सबको वेरी वेरी गुड इवनिंग मेरे प्यारे साथी। गुड इवनिंग दोस्तों, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। सभी को प्रॉपर तरीके से आवाज़ सुनाई दे रही है मेरे प्यारे साथियों? एक बार आ जाइए दोस्तों। आज अपने ये स्पेशल सेशन इसलिए रखा दोस्तों, मैं चाहता था कि अपने पास समय था और मैं 1 घंटा भी फ्री था। मैं देखा कि आप लोगों की क्लास रख लेता हूँ और आप लोगों को पढ़ा देता हूँ। ओके, क्योंकि दोस्तों जितना ज़्यादा पढ़ेंगे उतना ही ज़्यादा अपना रिजल्ट अच्छा रहेगा और अपन एक एक टॉपिक्स को अच्छे से कवर करेंगे। ओके, तो कैसा लगेगा दोस्तों रात? अच्छा दोस्तों, एक बात ध्यान रखना, आप लोग ये चीज़ अपनी आदत में डाल लेना कि आप लोगों की क्लास रात के 2-2 बजे तक, 3-3 बजे तक क्लासेस चलेगी। अभी तो मैंने कहा था दोस्तों, मैं रीट के क्लास में बिजी रहता हूँ, इसलिए मैं क्लासेस कम ले पाता हूँ। लेकिन जिस दिन तुम्हारे दोस्तों रीट का एग्जाम जैसे खत्म होगा, तुम्हारी क्लास रात को 2-2, 3-3 बजे तक चलने वाली है। बहुत तैयारी करेंगे अपन दोस्तों। ओके ओके, बहुत सारी तैयारी आप लोगों की होने वाली है। क्लियर? तो आ जाइए मेरे प्यारे साथ। सभी को दोस्तों वेरी वेरी गुड इवनिंग दोस्तों। एक बार जुड़ जाइए। मैं तो ओके, सभी को आवाज़ आ रही है और मैं 1 घंटा। ओके, चलिए तो कैसे हो? डिम्पल कैसी हो? जया, ओके डिम्पल, जया, मुस्तकीम खान, अस्सलाम वालेकुम। उषा चौधरी गुड इवनिंग। कैसे हो उषा? कैसे हो सब लोग? अच्छा, एएस वाले बच्चे आ गए सारे। देखिए, मैं आपको एक बात क्लियर कर दूं कि जब अब इकोनॉमिक्स की अपन बात करते हैं तो आपके सिलेबस में इकोनॉमिक्स में 2-4 छोटे मोटे टॉपिक्स हैं, जिसमें एक टॉपिक तो आपका प्रोबेबिलिटी है एंड एक टॉपिक तो आपका है प्रोबेबिलिटी। वो मैं करा चुका, लेकिन तुम्हारी क्लास में मैंने अपलोड नहीं किया, मैं अपलोड कर दूंगा। ये सर नो प्रॉब्लम। ओके मित्रों, और दूसरा टॉपिक जो है मित्रों वो है आपका अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा, आप लोगों को सिलेबस पता है या नहीं पता दोस्तों? अनएम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट जो है मित्रों, अनएम्प्लॉयमेंट जो है बेरोजगारी। तो आपके सिलेबस में 2 टॉपिक है, एक है निर्धनता और एक है दोस्तों बेरोजगारी। निर्धनता का टॉपिक मैं आपको जल्दी ही अपलोड कर दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। आज ही आपको अपलोड कर दूंगा निर्धनता टॉपिक। ओके, रात के 2 बजे 3 बजे तक अपलोड कर दूंगा सारा टॉपिक। ओके, क्योंकि निर्धनता टॉपिक में पढ़ा चुका। ओके, अब बात करेंगे अनएम्प्लॉयमेंट के बारे में, बेरोजगारी। आपके सिलेबस में एक टॉपिक है अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के बारे में। ओके, सबसे पहले तो दोस्तों क्या करना है कि आप लोग जितने भी एएसओ की तैयारी करने वाले विद्यार्थी हैं ना, वो इकोनॉमिक्स की एक अलग से छोटी सी कॉपी बना लेना। कम से कम 100 पेज की कॉपी आप लोग अलग से बना लेना, जिसमें मैं आपको इकोनॉमिक्स के सारे टॉपिक्स कराने वाला हूँ। ओके, तो इकोनॉमिक्स की एक अलग से कॉपी आप लोगों की होनी चाहिए, जिसमें आपको करीबन 100 पेज की कॉपी होनी चाहिए, जिसमें आप लोगों को ओके, हाँ, सिलेबस पीडीएफ सेंड करो सर। सिलेबस पीडीएफ सेंड करो बेटा। सिलेबस की पीडीएफ मैंने ऑलरेडी ग्रुप में सेंड कर रखी है। ठीक है, मैंने ऑलरेडी व्हाट्सएप ग्रुप पर आप लोगों को सेंड कर रखी है, तो आप लोग बार बार कमेंट करने की आवश्यकता आपको होनी ही नहीं चाहिए। ओके, चलिए मित्रों, अपन सबसे पहले हेडिंग डाल लो बेरोजगारी। अपनी हेडिंग डालो तो 2019 में हुआ था। हाँ बिल्कुल, सबसे पहले अपन बात करेंगे बेरोजगारी। सबसे पहले अपन बात करेंगे, हेडिंग डालो बेरोजगारी, जिसको बोलते हैं अनएम्प्लॉयमेंट। अच्छा दोस्तों, बेरोजगारी किसे कहते हैं? आप लोग जानते हो दोस्तों बेरोजगारी किसे कहते हैं? कि भाई बेरोजगारी क्या होती है? कोई बता सकता है दोस्तों बेरोजगारी किसे कहते हैं? अब तुम कहोगे सर हम सब लोग बेरोजगार ही तो है, आप हमारी बेइज्जती क्यों कर रहे हो रात के टाइम? तो दोस्तों तुम सब बेरोजगार हो, लेकिन बेरोजगारी कहते किसे दोस्तों ये तुमको पता है दोस्तों? बेरोजगारी का असली अर्थ क्या होता है? बेरोजगारी होती किसे, कहते किसे? तो दोस्तों बेरोजगारी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है ये आप लोगों को, ओके मैं तो आगे, तो बेरोजगारी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है वो आप लोगों को पता होना चाहिए मित्रों के। बेरोजगारी का बेसिकली मीनिंग क्या होता है वो आप लोग समझिए। देखिए, तो मित्रों अपन ये कह सकते हैं कि पहले मैं लिख देता हूं फिर समझा दूंगा कि बेरोजगारी, बेरोजगारी लिख, नोट्स खुद बनाना। तो बेरोजगारी देश की, बेरोजगारी देश की एक ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक समस्या है। बेरोजगारी देश की एक ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक समस्या है। बेरोजगारी देश की एक ऐसी आर्थिक एवं सामाजिक समस्या है जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंतर्गत, जिसके अंदर कार्यशील जनसंख्या, मैंने कहा दोस्तों कार्यशील जनसंख्या, वर्किंग पॉपुलेशन जिसको कहते हैं, जिसके कार्यशील जनसंख्या का कोई भी व्यक्ति, कोई भी व्यक्ति, कार्यशील जनसंख्या का कोई भी व्यक्ति जो कार्य करना, जो ओके, जो कार्य करने का इच्छुक है,
कार्य करने का इच्छुक है, जो कार्य करने का इच्छुक है, किंतु जो कार्य करने का इच्छुक है किंतु उसे उसकी योग्यता, किंतु उसे उसकी योग्यता एवं इच्छा अनुसार, किंतु उसे उसकी योग्यता एवं इच्छा अनुसार कार्य नहीं मिल पाता, कार्य नहीं मिल पाता, कार्य नहीं मिल पाता है, तो ऐसी स्थिति को बेरोजगारी की स्थिति कहा जाता है। ऐसी स्थिति को क्या कहता है? बेरोजगारी की स्थिति कहा जाता है, बेरोजगारी की स्थिति कहा जाता है, स्थिति कहा जाता है। मैं वापस से समझा देता हूँ। देखो यहाँ पर 2-3 बातें आप लोगों को समझने की आवश्यकता। आप कुछ क्लासेस को, हाँ बिल्कुल पूजा, वो भी एएसओ के सिलेबस में है। देखो रिकॉर्डेड है, वो भी एएसओ के सिलेबस। या दोस्तों तुमको सिलेबस, देखो मैं तो तुम बड़े इंसान हो, सिलेबस तो आप लोगों को पता होना चाहिए। मेरा काम है आप लोगों को पढ़ाना और आप लोगों को सारा सिलेबस कवर कराना। और अपना देखो, इंसान को सक्सेस होने के लिए सबसे पहला काम है उसको उसका सिलेबस मुंह जवानी याद होना चाहिए कि उसके सिलेबस में कौन कौन से टॉपिक है और उनमें से कौन कौन से टॉपिक हम पढ़ चुके, कौन कौन से टॉपिक हमारे हो चुके, उनको टिक करो, उनकी प्रैक्टिस करो, तभी तो सफल होंगे। तो सफलता प्राप्त करना चाहते हो तो सबसे पहला काम है आप लोगों को आपकी कॉपी के मेन पेज पर आपका सिलेबस टिक होना चाहिए। जब तक आपका सिलेबस टिक नहीं होगा दोस्तों, फिर आपको सफलता दिलाना मतलब नामुमकिन है दोस्तों। ओके, तो आप लोगों को ये पता होना चाहिए कि आपके सिलेबस के अंदर कौन कौन से टॉपिक्स है और उनकी कौन कौन सी कॉपी आपको मेंटेन करनी है और कौन कौन से। अगर आप चाहो तो रिकॉर्डेड क्लासेस भी देख सकते हो, अगर आप चाहो तो लाइव क्लासेस भी देख सकते हो। आप लोगों के पास मैंने सारे ऑफर खुले छोड़ रखे, सारे के सारे ऑफर। अब देखो, इस बेरोजगारी के अर्थ में आपके सामने 2 बातें मैंने बताया। पहली बात तो ये बताया कि बेरोजगारी देश की एक कौन सी समस्या है? सामाजिक समस्या। सबसे पहला बिंदु तो मेरा आंसर। आगे तो मैंने कहा कि बेरोजगारी दोस्तों एक तो देश की सामाजिक और आर्थिक दोनों प्रकार की समस्या है, पहली बात हो। आगे हाँ कोई बात नहीं, तो चलो बोले तो बेरोजगारी देश की एक, अरे मित्रों मैं इकोनॉमिक्स पहले भी तो पढ़ा चुका, मैंने स्टेटिक्स मतलब एबीएसटी वालों को और कॉमर्स वालों को पढ़ा तो चुका हूँ ना। तो ऑब्वियस बात है कोर्स तो मैंने करा ही रखा ना। वो तो तुम्हारे लिए मैंने इसलिए रखा कि जिसको जल्दबाजी है वो वहाँ देख लो, जिसको जल्दबाजी नहीं है वो यहाँ देख लो। तुम्हारे पास दोनों ऑफर मैंने रख रखे। ओके, अब बातें मत करो। तो बेरोजगारी देश की एक आर्थिक और एक सामाजिक समस्या है, पहली बात तो, जिसके अंतर्गत बेरोजगारी का संबंध है कार्यशील जनसंख्या से। यानी कोई भी कार्यशील जनसंख्या का व्यक्ति जो काम करना तो चाहता है लेकिन उसे उसकी योग्यता और उसकी इच्छा के अनुसार काम नहीं मिल पाता, तो वो व्यक्ति क्या कहलाएगा? बेरोजगार कहलाएगा। तो यहां पर मैं एक नोट करके ये बताना चाहूंगा दोस्तों, नीचे एक लाइन छोड़ के लिख लो कि बेरोजगारी का संबंध, मैंने कहा तो बेरोजगारी का संबंध, ओके, बेरोजगारी का संबंध जो है मित्रों वो कार्यशील जनसंख्या से। बेरोजगारी का संबंध किससे है मित्रों? कार्यशील जनसंख्या से। बेरोजगारी का संबंध कार्यशील जनसंख्या से अर्थात वर्किंग पॉपुलेशन से, तथा जिसके अंतर्गत, अब कार्यशील जनसंख्या के अंतर्गत जिसके अंतर्गत 15 से लेकर 64 वर्ष तक, 15 से लेकर 64 वर्ष तक की आयु, 64 वर्ष तक की आयु के व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है, व्यक्तियों को सम्मिलित किया जाता है। तो मेरा मतलब आपको समझाने, सम्मिलित किया जाता है, इसका मतलब है कि 15 से लेकर 64 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति जो काम करना चाहता है लेकिन उसे उसकी इच्छा के अनुसार तथा उसकी योग्यता के अनुसार जब काम नहीं मिल पाता, तो उस स्थिति को बेरोजगारी की स्थिति कहा जाता है। इसका मतलब समझ गए? 14 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को कार्य पर लगाना। अगर 14 वर्ष तक के बालक बालिका कहीं कार्य करते हैं तो मित्रों वो रोजगार में नहीं माने जाएंगे, उसे बाल श्रम माना जाएगा। और भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में बाल श्रम को कानूनी तौर पर गैर कानूनी माना गया है, निषेध माना गया है। तो यहाँ पर एक सीधा सा अर्थ है कि बेरोजगारी देश की एक समस्या है। कौन सी समस्या है? आर्थिक और सामाजिक समस्या, जिसके अंतर्गत कार्यशील जनसंख्या का कोई भी व्यक्ति जो होता है जो काम करने का इच्छुक है लेकिन उसे उसकी योग्यता और उसकी इच्छा के अनुसार जब काम नहीं मिल पाता है तो
वो उसकी बेरोजगारी कहलाती है। तो कई बार उसकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता या उसकी इच्छा के अनुसार कार्य नहीं मिल पाता, लेकिन उसको अपन बेरोजगारी कहेंगे। अगर 14 साल की उम्र का कोई बालक कहीं काम करता है तो ना तो वो रोजगार में माना जाएगा, ना वो बेरोजगार में माना जाएगा, उसे बाल श्रम की परिभाषा में शामिल किया जाएगा, क्योंकि भारतीय संविधान के अनुच्छेद 24 में कहा गया है कि 14 वर्ष तक की आयु के बालक बालिकाओं को कार्य पर लगाना निषेध है। तो बताओ मित्रों, ये चीज आपको समझ में आई या नहीं? ओके, मैंने कहा मित्रों कि बेरोजगारी देश की एक आर्थिक और एक सामाजिक समस्या है जिसका संबंध कार्यशील जनसंख्या से मित्रों के, और कोई भी व्यक्ति जो काम करने का इच्छुक है लेकिन उसे उसकी योग्यता और उसकी इच्छा के अनुसार जब काम नहीं मिल पाता तो वो बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है, और ये माना जाता है कि वो अनएम्प्लॉयमेंट है दोस्तों। तो दोस्तों कई बार उसकी योग्यता या उसकी इच्छा के अनुसार वो काम नहीं कर पाता या उसे काम नहीं मिल पाता या काम करने से वंचित रह जाता है, तो वो व्यक्ति बेरोजगार कहलाएगा, अनएम्प्लॉयमेंट कहलाएगा। अर्थात बेरोजगारी का संबंध किससे? कार्यशील जनसंख्या से है, और कार्यशील जनसंख्या में 15 से लेकर 64 वर्ष तक के आयु के व्यक्तियों को शामिल किया जाता है। यहां तक आपको समझ में आ गया, बहुत अच्छा। दोस्तों अब मैं एक बात और बताऊंगा, यहां पर देखो सुनिए दोस्तों, आपके सामने आपके सिलेबस में 2 बातें आती है। एक तो है आपकी निर्धनता, आपके सिलेबस में एक तो निर्धनता है और एक आपके सिलेबस में बेरोजगारी है। ये दोनों ही टॉपिक है। निर्धनता मैं वैसे पढ़ा चुका, दोबारा भी पढ़ा दूंगा, टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं। देखो निर्धनता तो देश की केवल और केवल कौन सी समस्या है? एक आर्थिक समस्या। सॉरी, निर्धनता जो है देश की एक केवल और केवल कौन सी समस्या है मित्रों? एक सामाजिक समस्या है। निर्धनता को केवल और केवल एक सामाजिक समस्या के तौर पर परिभाषित किया गया, ओके। जबकि बेरोजगारी देश की आर्थिक समस्या भी है और सामाजिक समस्या भी है। एक तो यह, ओके, ये आर्थिक समस्या भी है और सामाजिक समस्या भी है, ओके। इसका मतलब आप लोगों का निर्धनता जो है मित्रों वो केवल और केवल एक सोशल प्रॉब्लम है, जिसके अंतर्गत दोस्तों वो क्या कहा जाता है, अपन कहते हैं मूलभूत आवश्यकताओं से वंचित रह जाता है। यहाँ पर क्या होता है? मूलभूत आवश्यकताओं की वंचना, ओके। मूलभूत आवश्यकताओं की क्या? मूलभूत आवश्यकताओं की वंचना। तो मूलभूत आवश्यकताओं की जो वंचना होती है उसे निर्धनता कहा जाता है, ओके। जबकि बेरोजगारी का संबंध किससे? कार्यशील जनसंख्या से। यानी दोस्तों कार्यशील जनसंख्या से इसका संबंध बताया गया, और ये कहा गया कि 15 से लेकर 64 वर्ष तक का कोई भी व्यक्ति अगर काम करने का इच्छुक है लेकिन उसे उसकी योग्यता और उसकी दोस्तों इच्छा के अनुसार काम नहीं मिल पाता है तो वो बेरोजगारी की स्थिति में कहलाता है, उसे बेरोजगारी की स्थिति में कहा जाता है, वो बेरोजगार कहलाता है, ओके। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? तो एक पॉइंट हो गया दोस्तों आपका निर्धनता का, और एक पॉइंट हो जाएगा आपका बेरोजगारी का। ये दोनों ही देश की समस्या है, ओके। तो निर्धनता तो केवल और केवल एक सामाजिक समस्या है, जबकि बेरोजगारी देश की आर्थिक और एक सामाजिक समस्या है। निर्धनता का मतलब है कि कोई भी व्यक्ति अगर अपनी मूलभूत आवश्यकताओं को पूरा नहीं कर पाता है या पूरा करने से वंचित रह जाता है, वो व्यक्ति निर्धन कहलाता है, उस व्यक्ति को गरीब कहा जाएगा। और बेरोजगारी का संबंध है कार्यशील जनसंख्या से, कि कार्यशील जनसंख्या का कोई भी व्यक्ति जो काम करने से वंचित रह जाता है मित्रों, या काम नहीं, सॉरी, जो उसकी योग्यता या उसकी इच्छा के अनुसार, यानी 15 से लेकर 64 वर्ष तक के बालक बालिकाओं को कार्यशील जनसंख्या में शामिल किया जाता है। तो 15 से लेकर 64 वर्ष तक के व्यक्ति अगर कोई काम करने की जब उनको काम नहीं मिल पाता, क्यों नहीं मिल पाता? या तो उनकी योग्यता के अनुसार काम नहीं मिल पाता, या उनकी इच्छा के अनुसार काम नहीं मिल पाता, या काम करने से वो वंचित रह जाते हैं, तो उसे अपन बेरोजगारी की स्थिति कहा जाएगा। बताइए मित्रों, जो बात मैंने आपको समझाई वो आपको याद हुई में? तो आप लोग दोस्तों ओके करते जाओ, जिससे मैं समझता हूँ कि आगे करो। देखो ऑनलाइन क्लास को भी एक ऑफलाइन का माहौल आपको देना है, कि ऐसा लगना चाहिए कि वाकई में हम ऑफलाइन में बैठ के पढ़ रहे हैं, और ऐसा लग रहा है कि जैसे वाकई में हमारा ऑफलाइन का फील हो रहा है। दोस्तों मेरे इस मोबाइल ऐप पर पढ़ने का यही मजा है, आपको मैं ऑफलाइन जैसा फील कराऊंगा, और आपके साथ मैं लगातार जुड़ा रहूंगा, चाहे एक बार कोर्स हो चाहे 2 बार कोर्स हो। आपने एक बार कोर्स ले लिया, बस अब मजे करो, आराम से पढ़ते रहो मित्रों। तो आप लेकिन बस जाना सिलेबस के अकॉर्डिंग, आप लोग अपने सिलेबस के पॉइंट्स कवर करते जाना मित्रों, ओके। हालांकि मैं आप लोगों को वीडियो ऐसे ही अपलोड करूंगा शानदार तरीके से। बहुत अच्छा। अब हेडिंग डालो, बेरोजगारी के कारण। नोट्स अच्छे बनाना मतलब बेरोजगारी के कारण। हालांकि मैं इनकी पीडीएफ भी दूंगा, आप लोगों को पीडीएफ भी दूंगा, लेकिन पीडीएफ के भरोसे मत रहा करो, खुद के नोट्स खुद बनाया करो। बेरोजगारी के कारण खुद के नोट्स खुद बनाओगे, ज़्यादा अच्छा लगेगा। बेरोजगारी के कारण, ओके।
अब भाई साहब बेरोजगारी के क्या क्या कारण हो सकते हैं देखिए। जैसे मित्रों आलतू फालतू कारण बहुत सारे हो सकते हैं जिसका अपन नोट्स बनाने में काम में लेते हैं। देखो पहला, सबसे पहला होता है दोस्तों बेरोजगारी का कारण जनसंख्या में वृद्धि होना। ये तो हर चीज की बीमारी है। ओके, जनसंख्या में वृद्धि होना, जनसंख्या में वृद्धि होना दोस्तों निर्धनता का भी कारण है तो बेरोजगारी का भी कारण है। ओके मेरे लाडलो। दूसरा हो सकता है मित्रों पूंजी निर्माण में कमी होना। अब तुमको सिर्फ पूंजी निर्माण में कमी होना, भाई पूंजी निर्माण में कमी होने का मतलब है नए नए उद्योगों की स्थापना नहीं हो पाना, लोगों की डिमांड कम हो जाना, पूर्ति कम हो जाना, जिससे नई फैक्ट्रियां नहीं बन पाती है और इस वजह से दोस्तों लोग बेरोजगार हो जाते हैं। ओके, तीसरा होता है मित्रों, ओके मित्रों तीसरा होता है मित्रों दोषपूर्ण। दोस्तों इनको मेरे मोबाइल नंबर दे दो आप लोग, मैं यहाँ पे नहीं लिख सकता क्योंकि ये वीडियो मैं यूट्यूब पर डालूंगा। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का होना, दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का होना। देखो मित्रों मैं आपको एक बड़ा कारण दूं, आज भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है वो है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, एजुकेशन। आप देखना मित्रों एजुकेटेड लोग ज्यादा बेरोजगार है बजाय कि अनपढ़। अनपढ़ लोग इतने बेरोजगार नहीं दोस्तों जितने पढ़े लिखे लोग बेरोजगार है। क्यों? क्योंकि पढ़े लिखे लोगों के मन में हमेशा क्या रहता है कि नौकरी करे तो अच्छी करे, कम से कम 50,000 1 लाख रुपए सैलरी हो तो नौकरी करे, अन्यथा नौकरी हम करे ही नहीं मित्रों। तो दोस्तों शिक्षा का सिस्टम आज भारत में बेरोजगारी का सबसे बड़ा और सबसे मुख्य कारण अगर मैं कहूं तो भारत की एजुकेशन प्रणाली। आज हम जो पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में काम नहीं आता और जो जीवन में काम आता है वो हम पढ़ते ही नहीं मित्रों, यानी सारा सिस्टम गलत है मित्रों। और आदमी इतना ज्यादा पढ़ लेता है दोस्तों, वो इतनी ज्यादा परसेंटेज बना लेता है कि उसको छोटी मोटी नौकरी पसंद ही नहीं। तभी तो कहते हैं ना दोस्तों शिक्षित वर्ग के लोग ज्यादा बेरोजगार है, शिक्षित वर्ग के लोग ज्यादा बेरोजगार है जबकि अनपढ़ लोग बेरोजगार नहीं है मित्रों। ये बात आप समझते हो मित्रों। तो बेरोजगारी में जनसंख्या में वृद्धि होना, जनसंख्या बढ़ती है तो बेरोजगारी ऑटोमेटिकली बढ़ेगी मित्रों। के पूंजी निर्माण में कमी होना मतलब नई नई फैक्ट्रियों का निर्माण नहीं हो पाना, कारखानों का बंद हो जाना, ये भी एक बेरोजगारी का कारण माना जाता है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का होना अर्थात दोस्तों जो हम पढ़ते हैं वो हमारे जीवन में काम नहीं आता और जो जीवन में काम आता है वो हम कभी नहीं पढ़ते। तो ये भी दोस्तों बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा और सबसे भयानक कारण माना जाता है मित्रों। के इसको भी बेरोजगारी का सबसे बड़ा और सबसे भयानक कारण अपन यहाँ पर मान के चलते मेरे प्यारे साथियों। ओके, ये भी बेरोजगारी का एक सबसे बड़ा रीजन यहाँ पर देखने को मिलता है। ओके, अब चलिए मित्रों ओके समझ आया दोस्तों यहाँ तक सबको समझ में आ गया? यस या नो? अगर समझ आ गया तो एक बार थम्स अप कर दो कि हाँ सर अच्छे से समझ आ गया, सारी बात अच्छे से कवर हो गई। ओके ओके सबको अगर समझ में आ गया तो ओके। अब देखिए चौथा पॉइंट, बेरोजगारी का चौथा कारण है तो उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग नहीं कर पाना। अब भाई साहब उपलब्ध संसाधनों का, अपने पास रिसोर्सेज तो बहुत सारे हैं मित्रों, उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग नहीं होना। जैसे मित्रों तुम्हारे पास तुम्हारे पेरेंट्स भी है, तुम्हारे पास टीचर्स भी है, तुम्हारे पास नोट्स भी है, तुम्हारे पास किताबें भी है, सब कुछ है, लेकिन तुम लोग क्या हो उन सब का प्रॉपर तरीके से यूज ही नहीं कर पा रहे और फिर कहते हैं सर हम फेल हो जाते हैं, हम पास नहीं होते। जैसे मित्रों मैंने कहा कि अब बताओ मित्रों तुम सब चाहते हो ही नहीं चाहते कि हम एएसओ बनना चाहते हैं या आरएस या आईएएस बनना चाहते हैं, ये तुम्हारा सपना है या नहीं है? तो अगर अपने सपने को पूरा करना चाहते हो तो सबसे पहला काम है आपका सिलेबस आपकी आंखों के सामने होना चाहिए और आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ना चाहिए। वैसे तो मैं आपको सिलेबस के अकॉर्डिंग पढ़ाऊंगा, लेकिन तुम्हारी भी जिम्मेदारी है कि तुम सबसे पहले अपने सिलेबस को सबसे पहले सिलेबस को अपनी आंखों के सामने रखो, फिर प्रीवियस ईयर के पेपर को अपनी आंखों के सामने रखो और इन दोनों के आधार पर तुम स्टडी करो, तुम जीवन में जरूर सफल होंगे, ये मेरा वादा है। तो देखो बेरोजगारी का एक बड़ा कारण जनसंख्या में वृद्धि का होना, दूसरा कारण पूंजी निर्माण में कमी होना, तीसरा दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली का होना और चौथा उपलब्ध संसाधनों का सदुपयोग नहीं होना, यानी उपलब्ध संसाधनों का सही तरीके से उपयोग नहीं हो पाता, इसलिए बेरोजगारी भी है मित्रों। पांचवा कारण हो सकता है मित्रों रोजगार। पांचवा रोजगार निवारण कार्यक्रमों की बात है। रोजगार निवारण कार्यक्रमों का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाना। सरकार ने रोजगार देने के लिए योजनाएं तो बहुत सारी बना रखी है। आप देखो इंडिया में इतनी सारी रोजगार योजनाएं, मनरेगा योजना, स्वर्ण जयंती स्वरोजगार योजना, स्वर्ण जयंती ग्रामीण स्वरोजगार योजना, रोजगार गारंटी योजना, रोजगार मतलब पता नहीं कितनी रोजगार,
मतलब सरकार ने इतनी सारी रोजगार योजना बना दी कि सरकार को खुद को भी नहीं पता, सरकार के रोजगार श्रम एवं रोजगार मंत्रालय को भी नहीं पता कि एक्चुअल में उसने कितनी सारी योजनाएं बना दी। तो भाई साहब योजना बनाने से ही बेरोजगारी दूर नहीं होती। मुकेश सर के कहने से ही दोस्तों लोग पास नहीं होते। मुकेश सर ने तो कह दिया कि हाँ पढ़ लो ये कर लो, नहीं मित्रों, मुकेश सर के कहने के अनुसार मुकेश सर अगर प्लानिंग के साथ अगर आपको पढ़ाएंगे तो ही आप सफल होंगे। ये नहीं दोस्तों कि जबरदस्ती कहता तो मैं कह तो दूं तुमको पढ़ो पढ़ो पढ़ो, ऐसा नहीं। हर काम का एक तरीका होता है, हर काम का एक रूप होता है। तो ये सारे के सारे कारण है बेरोजगारी के दोस्तों। ओके, तो इसमें कोई बड़ी बात है नहीं। जनसंख्या वृद्धि ये बेरोजगारी का कारण है। पूंजी निर्माण में कमी यानी फैक्ट्रियों का बंद होना ये भी बेरोजगारी का कारण है। दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली यानी डिफेक्टिव एजुकेशन सिस्टम का होना ये भी बेरोजगारी का कारण है। उपलब्ध संसाधनों का सही ढंग से उपयोग नहीं हो पाना ये भी बेरोजगारी का कारण है। रोजगार निवारण कार्यक्रमों का सही क्रियान्वयन नहीं हो पाना यानी सरकार के जितने भी रोजगार निवारण कार्यक्रम है उनका प्रॉपर ढंग से इम्प्लीकेशन नहीं हो पाता, जिसकी वजह से भी दोस्तों देश में बेरोजगारी का माहौल फैला हुआ है। बताइए मित्रों यहां तक बात समझ में आई या नहीं? यस या नो कमेंट करते हो। तो एक तो हो गया बेरोजगारी का अर्थ और एक हो गया बेरोजगारी के कारण। अब चलते दोस्तों आगे बेरोजगारी के प्रकार। तो ऐसा भाई साहब हेडिंग डाल लीजिए बेरोजगारी के प्रकार। ओके, हेडिंग डाल लीजिए बेरोजगारी के प्रकार, बेरोजगारी के प्रकार। ये लो भाई साहब टाइप्स ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट, बेरोजगारी के प्रकार। अब भाई साहब बेरोजगारी के प्रकार कौन कौन से होते हैं एक एक को समझाता हूं अब बहुत डिटेल में आपको समझाने का। ओके मित्रों आगे दोस्तों अमित इनको मेरे मोबाइल नंबर डाल दे लिख देना। आगे बेरोजगारी का सबसे बड़ा प्रकार, सबसे पहला प्रकार है दोस्तों संरचनात्मक बेरोजगारी। अब एक एक प्रकार को समझ लेना और जहां डाउट लगे वहां मेरे से पूछ लेना। पहले मैं संरचनात्मक बेरोजगारी को लिख देता हूं और फिर मैं आपको समझा देता हूं, उसके बाद इसके नोट्स अपन बना लेंगे। देखो संरचनात्मक बेरोजगारी, स्ट्रक्चरल अनएम्प्लॉयमेंट जिसको कहते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी। अब भाई साहब संरचनात्मक बेरोजगारी होती क्या है सुनिए तो। देखो संरचनात्मक बेरोजगारी ऐसी बेरोजगारी जो औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले, ओके आगे, ओके मैंने कहा कि ऐसी बेरोजगारी जो औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, किसी नई तकनीकी के कारण उत्पन्न होती है, उसे संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। तुम कहोगे सर कैसे? सुनिए, मैं अगर एक बात करूं तो सपोज करो दो कंपनियों को मर्ज कर दिया जाए, एक ए लिमिटेड है और एक बी लिमिटेड है, दो कंपनियों को मर्ज कर दिया जाए तो भाई साहब दोनों मान लो एक कंपनी में एक मैनेजर था, दूसरी कंपनी में भी एक मैनेजर था। जब दोनों कंपनियों को एक कर देंगे तो भाई साहब दो मैनेजर की जरूरत नहीं होगी, एक ही मैनेजर की जरूरत होगी। तो एक मैनेजर को घर के लिए रवाना कर देंगे। ओके, एक आपका प्रोडक्ट से मैनेजर वो भी रवाना। इसका मतलब जब दो या दो से अधिक कंपनियों को आपस में मर्ज कर दिया जाता है, जिसकी वजह से कुछ लोगों को नौकरी से हटा दिया जाता है, तो उसे अपन संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। मेरी बात समझ में आ गई क्या? या दूसरा उदाहरण सुनिए मित्रों, पहले कंप्यूटर नहीं हुआ करता था। आज आप देखो मित्रों इस ऑनलाइन एजुकेशन ने कितने लोगों को बेरोजगार कर दिया। आज यहाँ पे मुकेश सर अकेले ही सारे सब्जेक्ट पढ़ाते रहेंगे, लेकिन कोचिंग लाइन में क्या होता है, वहां पर एक ही दो, वहां पर क्या होता है एक मतलब एक क्लास के लिए दो तीन टीचर लगाने ही पड़ते थे, क्योंकि बच्चा एक सब्जेक्ट के लिए पढ़ने नहीं आएगा। तो वहां पर कई सब्जेक्ट पढ़ाने के लिए दोस्तों क्या होता है, अब जैसे मान लो मैं तो तुमको सभी को एक जगह बिठा के पढ़ा सकता हूँ, चाहे तुम 50 लोग, 1000 लोग, 10,000 कितने लोग पढ़ो मित्रों। तो बताओ मित्रों इस ऑनलाइन एजुकेशन की वजह से कितने टीचर्स बेरोजगार हो गए। तो ये कौन सी बेरोजगारी है? ये संरचनात्मक बेरोजगारी तो है मित्रों। और संरचनात्मक बेरोजगारी जनरली कहां पाई जाती है? विकासशील देशों में देखने को मिलती है। विकासशील देशों में बेरोजगारी का जो सबसे बड़ा रूप है वो संरचनात्मक बेरोजगारी का ही है मित्रों। ओके, कैसे? मैं अब इसके नोट्स बना देता हूं, फिर आपको समझ में आ जाएगा। लिखो मित्रों, मैंने लिखा मित्रों कि ऐसी बेरोजगारी, लिखते जाना तो सब समझ। मैंने कहा कि ऐसी बेरोजगारी जो औद्योगिक क्षेत्रों में औद्योगिकी क्षेत्रों ऐसी बेरोजगारी जो औद्योगिकी क्षेत्रों में औद्योगिकी क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों, ऐसी बेरोजगारी जो औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम
स्वरूप, परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अर्थात अर्थात तकनीकी, अर्थात तकनीकी परिवर्तनों, अर्थात तकनीकी परिवर्तनों से, तकनीकी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली, तकनीकी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी, तकनीकी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ये अपनी कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? संरचनात्मक बेरोजगारी अपनी कहलाती है। इसको अपन संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ओके, तो मेरी बात को सुनना और समझने की कोशिश करना। मैंने कहा दोस्तों यहाँ पर समझाया ऐसी बेरोजगारी जो औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, अर्थात तकनीकी परिवर्तनों से उत्पन्न होती है होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ये संरचनात्मक बेरोजगारी का पार्ट मानी जाती है। ओके मित्रों, एक बात हो, बेरोजगारी कहा जाता है। ओके मित्रों, जैसे मैं एक बात करूँ तो जैसे इसका एक एग्जाम्पल देकर समझाऊं। जैसे मैंने कहा जैसे किसी उद्योग में, जैसे किसी उद्योग में, जैसे किसी उद्योग में पहले कोई कार्य, पहले कोई कार्य श्रम बल, जैसे पहले किसी उद्योग में कोई कार्य श्रम बल के आधार पर, श्रम बल के आधार पर, श्रम बल के आधार पर किया जाता था, श्रम बल के आधार पर किया जाता था, किंतु 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 उद्योगों में, किंतु उद्योगों में, किंतु उद्योगों में कंप्यूटर, किंतु उद्योगों में कंप्यूटर के आने के कारण, कंप्यूटर के आने के कारण जो कार्य, जो कार्य पहले, जो कार्य पहले 5 व्यक्तियों द्वारा, जो कार्य पहले 5 व्यक्तियों द्वारा, जो कार्य पहले 5 व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा था, किया जा रहा था, किया जा रहा था, वही कार्य अब, वही कार्य अब 3 व्यक्तियों, मतलब 3 व्यक्ति 2 व्यक्ति जो भी है, 3 व्यक्तियों द्वारा, वही कार्य अब 3 व्यक्तियों के द्वारा, 3 व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, किया जा रहा है। तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में, तो ऐसी स्थिति में 2 व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को, 2 व्यक्तियों को संरचनात्मक, 2 व्यक्तियों को संरचनात्मक रूप से, संरचनात्मक रूप से बेरोजगार माना जाएगा, संरचनात्मक रूप से बेरोजगार माना जाएगा। मैं वापस से समझा देता हूँ। देखो मैंने क्या कहा, वैसे समझ में आ गया होगा, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन अच्छे से समझ लीजिए क्योंकि आपका ध्यान लिखने में रह गया होगा। देखो मैंने कहा दोस्तों ऐसी बेरोजगारी जो औद्योगिक क्षेत्रों में, कौन से औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप या तकनीकी परिवर्तनों के कारण उत्पन्न होती है, उस बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। कैसे? मैंने कहा कि किसी उद्योग में पहले कोई कार्य जो है वो श्रम बल के आधार पर यानी मैनुअल आधार पर किया जाता था, सब काम मैनुअली चलता था, किंतु उद्योगों में कंप्यूटर के आ जाने के कारण जो कार्य पहले 5 व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा था वो कार्य अब 3 व्यक्तियों के द्वारा ही किया जाएगा। तो ऐसी स्थिति में 2 व्यक्तियों को क्या माना जाएगा? संरचनात्मक रूप से बेरोजगार माना जाएगा। बताओ मित्रों ये बात समझ में आई या नहीं आई? यस या नो? ये तो इसका एक एग्जाम्पल है, ये तो इसका केवल एक एग्जाम्पल है मेरे लाडलो। अभी इसका दूसरा एग्जाम्पल ये भी है, जैसे मैं लिखूं जब, इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखना तो नीचे लिखना दोस्तों, जब 2 या मैं नीचे आगे लिखा दूंगा, आगे लिखा दूंगा। ओके, जब दूसरा एग्जाम्पल लिखो, दूसरा एग्जाम्पल, इसका दूसरा एग्जाम्पल लिखो जब, और कमेंट करो समझ आ गया, जब 2 या 2 से अधिक, जब 2 या 2 से अधिक कंपनियों को, जब 2 या 2 से अधिक कंपनियों को आपस में, जब 2 या 2 से अधिक कंपनियों को आपस में
विलय कर दिया जाता है। विलय मतलब आपस में जोड़ दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है, विलय कर दिया जाता है। जब दो या दो से अधिक कंपनियों को आपस में विलय कर दिया जाता है तो ऐसी स्थिति में कुछ व्यक्तियों को रोजगार रोजगार से निकाला जाता है। रोजगार से क्या किया जाता है? निकाला जाता है मित्रों, रोजगार से निकाला जाता है। तो उन्हें संरचनात्मक बेरोजगार माना जाता है। तो उन्हें दोस्त अपन क्या मानते हैं? संरचनात्मक बेरोजगार माना जाता है। तो उन्हें संरचनात्मक बेरोजगार माना जाता है। ओके मित्रों, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल है संरचनात्मक बेरोजगारी का। ओके, देखो मित्रों मैंने क्या समझा है, मैं वापस से समझाने का प्रयास करता हूं। मैंने कहा जब दो या दो से अधिक कंपनियों को आपस में जोड़ दिया जाता है या आपस में उनका विलय कर दिया जाता है, उनको आपस में मिला दिया जाता है, तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को या कुछ व्यक्तियों को रोजगार से निकाल दिया जाता है। तो उन्हें कौन सी बेरोजगारी माना जाता है? उन्हें संरचनात्मक रूप से बेरोजगार माना जाता है। और ये कहा जाता है कि वो संरचनात्मक रूप से बेरोजगार है। नीचे एक लाइन छोड़कर नोट डालकर आप लोग मेरी लाइन लिख लो कि आप लिखना कि संरचनात्मक बेरोजगारी, नोट करके लिखना कि संरचनात्मक सामान्यतः दीर्घकालीन प्रवृत्ति की होती है। भाई साहब ये इंपॉर्टेंट बात है। ये कौन सी प्रवृत्ति की होती है? दीर्घकालीन प्रवृत्ति की होती है। ये लॉन्ग टर्म नेचर की होती है, दीर्घकालीन प्रवृत्ति की होती है। लंबे समय तक ऐसी बेरोजगारी देखने को मिलती है। ये दीर्घकालीन प्रवृत्ति की होती है जो सामान्यतः विकासशील देशों में, जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है, विकासशील देशों में देखने को मिलती है। क्योंकि विकासशील देशों में देखने को मिलती है, विकासशील देशों में देखने को मिलती है। क्योंकि दोस्तों जो डेवलपिंग कंट्रीज होती है वो अपने आप को डेवलप करने के लिए नई नई टेक्निक का प्रयोग करते हैं। जैसे भारत भी दोस्तों विकसित राष्ट्र बनना चाहता है और विकसित राष्ट्र बनने के लिए वो नई नई तकनीकों का प्रयोग करता है, नई नई टेक्नोलॉजी का प्रयोग करता है। और नई नई टेक्नोलॉजी की वजह से कुछ लोगों को रोजगार से हटा दिया जाता है। तो संरचनात्मक बेरोजगारी एक तो कौन सी प्रकृति की होती है? ये दीर्घकालीन नेचर की होती है, लॉन्ग टर्म नेचर की होती है। इसका नेचर लॉन्ग टर्म प्रवृत्ति का होता है, ये दीर्घकालीन प्रवृत्ति की होती है। ओके, एक तो दीर्घकालीन प्रवृत्ति की होती है और एक दूसरे विकासशील देशों में देखने को मिलती है। यानी विकासशील देशों में बेरोजगारी का जो रूप है वो कौन सा है मित्रों? वो है आपका संरचनात्मक बेरोजगारी। लेकिन ध्यान रखना, तो आप लोगों से पूछे भारत में किस प्रकार की बेरोजगारी है, तो भारत में तो है छिपी हुई बेरोजगारी, जो मैं आपको आगे पढ़ाऊंगा। लेकिन अगर तुमसे केवल इतना सा पूछ लिया जाए कि विकासशील देशों में बेरोजगारी कौन सी है, तो विकासशील देशों में संरचनात्मक बेरोजगारी है। और संरचनात्मक बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण क्या है? औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाला परिवर्तन और नई तकनीकी की वजह से जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। बताइए मित्रों, कमेंट करके बताइए आप लोगों को संरचनात्मक बेरोजगारी समझ में आई या नहीं है। तो ईमानदार समझो, संरचनात्मक बेरोजगारी आप लोगों को समझ में आई या नहीं है? तो यस या नो बताओ, जल्दी से जवाब दो कि संरचनात्मक बेरोजगारी आप लोगों को अच्छे से समझ में आ रही है या नहीं? तो यस या नो, संरचनात्मक बेरोजगारी आप लोगों को पूरी समझ में आई या नहीं? यस या नो, इसका कमेंट करके मेरे को जरूर दो। मैंने कहा, वापस देख लीजिए पूरा पॉइंट। मैंने कहा मित्रों कि ऐसी बेरोजगारी जो औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। ओके मित्रों, मैंने कहा दोस्तों ऐसी बेरोजगारी जो औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है मेरे प्यारे साथियों, उसे बोलते हैं संरचनात्मक बेरोजगारी, जो नई तकनीकी की वजह से जो उत्पन्न होती है। तो देखो पूरी लाइन सुना, ऐसी बेरोजगारी जो औद्योगिक क्षेत्रों में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है, अर्थात तकनीकी परिवर्तनों से उत्पन्न होने वाली बेरोजगारी को संरचनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। जैसे एग्जाम्पल नंबर 1, अगर किसी उद्योग में पहले कोई कार्य श्रम बल के आधार पर किया जाता था, किंतु उद्योगों में अगर कंप्यूटर के आ जाने के कारण जो कार्य पहले 5 व्यक्तियों के द्वारा किया जाता था वो कार्य अब 3 व्यक्तियों के द्वारा किया जा रहा है, तो 2 व्यक्ति संरचनात्मक रूप से बेरोजगार माने जाएंगे। ओके,
और जब दो या दो से अधिक कंपनियों को आपस में मर्ज कर लिया जाता है, जब दो या दो से अधिक कंपनियों को आपस में दोस्तों विलय कर दिया जाता है, उनको एक साथ मर्ज कर देते हैं, तो ऐसी स्थिति में कुछ लोगों को रोजगार से निकाला जाता है, उन्हें भी संरचनात्मक रूप से बेरोजगार माना जाता है। ओके, फिर मैं नोट करके क्या लिखा है कि संरचनात्मक बेरोजगारी सामान्यतः दीर्घकालीन प्रवृत्ति की होती है, जो सामान्यतः विकासशील देशों में देखने को मिलती है। यानी जितनी भी डेवलपिंग कंट्रीज होती है, विकासशील देशों में दोस्तों इसी प्रकार की बेरोजगारी का रूप देखने को मिलता है। यहां तक बात समझ में आ गई क्या? यस या नो? तो ये तो गया बेरोजगारी का पहला प्रकार। ओके, बहुत मजा आया। ओके, 2 लाइन छोड़ के लिखे अल्प बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, 2 लाइन छोड़ के लिखो अल्प बेरोजगारी, 2 लाइन छोड़ के हेड डालो अल्प बेरोजगारी, अंडर अनएम्प्लॉयमेंट। अब भाई साहब अल्प बेरोजगारी का मतलब क्या होता है? इसको अल्प बेरोजगारी बोल लो या अल्प रोजगार बोलो, एक ही बात है। देखो तो सीधी सी बात है, व्यक्ति को सरकार के द्वारा तय किए गए समय से कम समय के लिए काम मिलना। मान लो सरकार ने कह दिया कि 8 घंटे डेली काम करना है और 263 दिन काम करना है। अगर 8 घंटे डेली और 263 दिन आप रेगुलर काम करते हो तो आप पूर्ण रोजगार में होंगे, लेकिन अगर कम समय में काम करते हो तो आप अल्प बेरोजगार होंगे। ये पूरा बेरोजगार नहीं है, मतलब कुछ तो इसको काम मिलता है, लेकिन जितना काम मिलना चाहिए या जितना सरकार ने तय कर रखा है उतना काम इसको नहीं मिल पाता, वो कहलाता है अल्प बेरोजगार। अब तुम कहो सर कैसे? तो पहले इसके नोट्स बनाओ, फिर आपको समझ। देखो लिखे में तो ऐसी बेरोजगारी, अभी आपको समझ में आ जाएगा। ऐसी बेरोजगारी, मैंने कहा था तो ऐसी बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जिसके अंतर्गत, ऐसी बेरोजगारी जिसके अंतर्गत, ऐसी बेरोजगारी जिसके अंतर्गत किसी, ऐसी बेरोजगारी जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को, किसी व्यक्ति, ऐसी बेरोजगारी जिसके अंदर किसी व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता, उसकी कार्य क्षमता के अनुसार या कार्य क्षमता की तुलना में, उसकी कार्य क्षमता की तुलना में, उसकी कार्य क्षमता की तुलना में कम समय के लिए, कम समय के लिए, कार्य क्षमता की तुलना कम समय के लिए कार्य मिलता है, कम समय के लिए कार्य मिलता है, कम समय के लिए कार्य मिलता है, या सरकार द्वारा, सरकार द्वारा या सरकार द्वारा निर्धारित, या सरकार द्वारा निर्धारित, या सरकार द्वारा निर्धारित समय की तुलना में, सरकार द्वारा निर्धारित समय की तुलना में कम समय के लिए, कम समय के लिए, कम समय के लिए, कम समय के लिए काम मिलता है। ओके, कम समय के लिए काम मिलता है, कम समय के लिए काम मिलता है, तो उसे अल्प बेरोजगारी कहा जाएगा, तो उसे अल्प बेरोजगारी कहा जाएगा। ओके, उसे अल्प बेरोजगारी कहा जाता है। मैं वापस बोल देता हूं और समझा देता हूं। देखो मित्रों, मैंने कहा कि ऐसी बेरोजगारी जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता की तुलना में, ऐसी बेरोजगारी जिसके अंतर्गत, देखो ऐसी बेरोजगारी जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता की तुलना में कम समय के लिए काम मिलता है। मतलब जितना उसे काम करने की क्षमता है उतना काम उसे नहीं मिलता। जैसे हमारा, मेरी काम करने की क्षमता 10 घंटे की है, लेकिन मेरे को 6 घंटे या 4 घंटे या 5 घंटे काम मिलता है, तो मैं एक बेरोजगार हूँ, अल्प बेरोजगार हूँ, पूरा नहीं हूँ। या सरकार ने कुछ नियम तय कर रखे कि कम से कम इतना काम तो मिलना चाहिए, अगर इससे कम समय के लिए काम मिला तो वो अल्प बेरोजगार माना जाएगा। ओके, उससे अल्प बेरोजगारी कहते हैं। मैं वापस बोलता हूं, मैंने कहा तो ऐसी बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जिसके अंतर्गत किसी व्यक्ति को उसकी कार्य क्षमता की तुलना में कम समय के लिए काम मिलता है, तो सरकार द्वारा या सरकार द्वारा निर्धारित समय की तुलना में अगर कम समय के लिए काम मिलता है तो वो अल्प बेरोजगारी की स्थिति कहलाती है, उसे अल्प बेरोजगारी की स्थिति कहा जाता है। ओके, चलिए मित्रों, इसके नीचे आप लोग नोट बनाकर एक बात लिख लो। नोट कैसे? चलो नोट क्या बनाओगे? पहला नोट क्या लिखोगे कि अल्प बेरोजगारी, नोट हो जाएगा कि अल्प बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी सामान्यतः, अल्प बेरोजगारी सामान्यतः अविकसित देशों में, भाई साहब कौन से देशों में? अविकसित देशों में। अल्प बेरोजगारी सामान्यतः अविकसित देशों में देखने को मिलती है, अविकसित देशों में देखने को मिलती है। ओके, ये कहां पर देखने को मिलती है? अविकसित देशों में।
जिनका अभी तक विकसित नहीं हुआ मित्रों के। जबकि संरचनात्मक बेरोजगारी कहाँ देखने को मिलती है? विकासशील देशों में देखने को मिलती है। तो मैंने कहा दोस्तों कि अल्प बेरोजगारी सामान्यतः अविकसित देशों में देखने को मिलती है। ओके, आपने लिख लिया होगा नोट करके। दूसरा नोट आप लोग लिख सकते हो जो मैं आपको बता रहा हूँ, बहुत प्यारा नोट है, जहां से एग्जाम में जरूर प्रश्न पूछा गया था कई बार। मैंने कहा मित्रों कि भारत में अल्प बेरोजगारी का मापन करने हेतु भारत में अल्प बेरोजगारी का मापन करने हेतु छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत, याद करो दोस्तों, आपको एक बात बताई थी, छठी पंचवर्षीय योजना के अंतर्गत योजना आयोग, जो वर्तमान में नीति आयोग में बदल चुका, योजना आयोग द्वारा एक प्रमाप वर्ष, कौन सा वर्ष? प्रमाप वर्ष, जिसको आप मानक वर्ष भी कहते हो, एक प्रमाप वर्ष या मानक वर्ष का निर्धारण किया गया है। ओके, का निर्धारण किया गया। मैंने कहा दोस्तों भारत में अल्प बेरोजगारी का मापन करने के लिए एक प्रमाप वर्ष, एक स्टैंडर्ड ईयर, एक मानक वर्ष का निर्धारण किया गया है, जिसके तहत मैंने कहा दोस्तों जिसके तहत बताया गया है कि यदि किसी व्यक्ति को प्रतिदिन 8 घंटे तथा प्रतिवर्ष 273 डेज, 273 दिन, 73 दिन कार्य मिल जाता है, 273 दिन कार्य मिल जाता है, तो उस व्यक्ति को पूर्ण रोजगार में माना जाएगा। उस व्यक्ति को पूर्ण रोजगार में माना जाएगा और इससे कम समय के लिए, अगर इससे कम समय के लिए 273 दिन या 8 घंटे से कम समय के लिए कार्य मिलता है तो उसे क्या कहा जाएगा? उसे आंशिक रोजगार। अब उसको आंशिक रोजगार बोलो या आंशिक बेरोजगार बोलो, आंशिक रोजगार में माना जाएगा। आंशिक मत बोलना भाई, आंशिक नहीं है, हालांकि बेरोजगार आदमी आंशिक के समान होता है मित्रों, तो उसे आंशिक रोजगार में माना जाएगा। अब सुनिए मित्रों, नोट आपको समझ में आ गया होगा, मैंने नोट अच्छे से समझा दिया होगा और वापस से इसको समझाने का पूरा प्रयास और करूंगा मेरे साथियों आप लोगों के लिए। देखो मैंने क्या कहा, मैंने समझाया मित्रों कि भारत में देखो जनरली आप जानते हो कि अल्प बेरोजगारी जनरली अविकसित देशों में देखने को मिलती है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि अविकसित देशों में ही होती है, हर तरह की बेरोजगारी सब देशों में होती है। तो भारत में भी दोस्तों अल्प बेरोजगारी का स्वरूप है। तो भारत में क्या हुआ कि अल्प बेरोजगारी का मापन करने के लिए छठी पंचवर्षीय योजना, छठी योजना कब से कब तक थी? 1980 से 1985 तक थी। और छठी योजना का मेन लक्ष्य क्या था? रोजगार निवारण कार्यक्रमों पर बल देना, निर्धनता निवारण कार्यक्रमों पर बल देना। तो छठी योजना के अंतर्गत जो योजना आयोग था, योजना आयोग ने भारत में बेरोजगारी का मापन करने के लिए, अल्प बेरोजगारी का मापन करने के लिए प्रमाप वर्ष ऑब्लिक स्टैंडर्ड ईयर के बारे में बताया और ये कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जिसे डेली अगर 8 घंटे या पूरे साल भर में 273 दिन अगर उसे काम मिल जाता है तब तो व्यक्ति पूर्ण रोजगार में होगा। लेकिन अगर इससे कम काम मिलता है तो उसको आंशिक रोजगार बोलो या आंशिक बेरोजगार बोलो, वो उस स्थिति में माना जाएगा। बताओ मित्रों, मेरी बात आप लोगों को समझ में आई या नहीं आई? यस या नो? ये दूसरा बेरोजगारी का प्रकार है। पहला संरचनात्मक बेरोजगारी जो विकासशील देशों में देखने को मिलती है, दूसरी अल्प बेरोजगारी जो अविकसित देशों में देखने को मिलती है।
सुनाएगा दोस्तों? ओके, बहुत अच्छा, बहुत प्यारा दोस्तों। आगे समझ में? तो दोनों बेरोजगार समझेंगे, एक मिनट चाहिए भाई, दोनों बेरोजगार समझेगा आप लोगों को? आगे, बहुत अच्छा। अब चलते हैं दोस्तों तीसरी बेरोजगारी। चलो हेडिंग डालो, तीसरी बेरोजगारी। बहुत अच्छा दोस्तों, मजा आ रहा है दोस्तों? अरे मजा आ रहा है ना दोस्तों? यस या नो? रात को 1 बजे पढ़ने का मजा अलग होता है दोस्तों। ऐसे ही अपन पढ़ेंगे। मैंने कहा दोस्तों आप लोगों को टेंशन लेने की आवश्यकता नहीं है। जिस दिन मैं आप लोग मस्त रहना मित्र, आराम से बहुत कुछ सिखाऊंगा दोस्तों आप लोगों के। अगर तुम जीवन में ऐसे सफल होंगे तो तुम्हारी वजह से होगे, मेरी वजह से नहीं। अगला लिखा तीसरा, चक्रीय बेरोजगारी। अब देखो चक्रीय बेरोजगारी ये क्या होती है, सुनिए तो। चक्रीय बेरोजगारी किसे कहते हैं? ओके, तो देखो चक्रीय बेरोजगारी क्यों होती है, सुनिए। देखो मैं आपको एक बात समझाता हूं, इसको पहले लिख लेते हैं, पहले आपको समझ। ओके, अब एक बात सुनिए, इसको सुनिए। यहां पर मैं लिखा कि ऐसे, पहले लिख लो आपने नोट्स, पहले आपको समझ आ जाएगा। ऐसी बेरोजगारी, ऐसी बेरोजगारी जो, ऐसी बेरोजगारी जो बाजार में या बाजार की, ऐसी बेरोजगारी जो बाजार की दशाओं में, ऐसी बेरोजगारी जो बाजार की दशाओं में, जो बाजार की दशाओं में होने वाले परिवर्तनों, जो बाजार की दशाओं में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप, जो बाजार की दशाओं में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप, जो बाजार की दशाओं में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। मतलब कभी डिमांड ज़्यादा तो लोगों को रोजगार ज़्यादा मिलेगा। जैसे मान लो अभी एएसओ की वैकेंसी आ गई, एएसओ की वैकेंसी आई तो भाई एएसओ की तैयारी कराने वाले टीचरों की मांग बढ़ जाएगी, और मांग बढ़ जाएगी तो उनको रोजगार मिल जाएगा। जैसे ही एएसओ की वैकेंसी चली जाएगी, लोगों के टीचर वापस बेरोजगार रहेंगे। तो ऐसी बेरोजगारी जो बाजार की दशा मतलब डिमांड और सप्लाई, बाजार की दशाओं में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अर्थात लिखना बताओ, अर्थात जब किसी अर्थव्यवस्था में, अर्थात जब किसी अर्थव्यवस्था में, अर्थात जब किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग का मतलब एक साथ कई लोगों की डिमांड, एग्रीगेट डिमांड, समग्र मांग में कमी, अर्थात जब किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी हो जाने के कारण, समग्र मांग में कमी हो जाने के कारण, समग्र मांग में कमी हो जाने के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, 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 उसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। उसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है मित्रों के, वो चक्रीय बेरोजगारी कहलाती है, उसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। ओके, ये बात आपको समझ में आ गई? मेरी बात सुना। तो मैंने कहा कि ऐसी बेरोजगारी में तो चक्रीय बेरोजगारी, देखो मतलब आप जानते हो समय का चक्र दोस्तों, कभी खुशी कभी गम लेके आता है। कभी दोस्तों किसी चीज की डिमांड ज्यादा होती है, कभी किसी चीज की डिमांड क्या होती है, कम होती है। आप जानते हो तो अर्थव्यवस्था में ऐसा चक्र चलता ही रहता है। तो इकोनॉमिक्स में ऐसे फंडामेंटल चलते रहते हैं दोस्तों। कभी किसी चीज की डिमांड होती है तो उसके भाव बढ़ जाते हैं, भाव बढ़ जाते हैं तो लोगों को रोजगार मिल जाता है, और कभी डिमांड कम हो जाती है तो लोगों की बेरोजगार। जैसे मान लो अभी एएसओ की वैकेंसी आ गई या आरएस की वैकेंसी आ गई, तो मतलब सबको इकोनॉमिक्स पढ़नी है, सबको स्टैटिक्स पढ़नी है। तो इकोनॉमिक्स पढ़ाने वाले टीचर और स्टैटिक्स पढ़ाने वाले टीचरों की डिमांड बढ़ेगी तो कॉमन सेंस की बात है, उनको रोजगार मिलेगा। लेकिन जैसे ही वैकेंसी चली जाएगी, उनकी डिमांड कम हो जाएगी, वो वापस बेरोजगार हो जाएंगे। तो ऐसी बेरोजगारी को बोलते हैं चक्रीय बेरोजगारी। ओके, जो मित्र मैं कहा, तो मैंने कहा कि ऐसी बेरोजगारी जो बाजार की दशाओं में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अर्थात जब किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी आ जाती है, लोग बाग डिमांड कम कर देते हैं, तो जैसे लोगों की डिमांड कम हुई, सप्लाई कम हो जाएगी, सप्लाई कम होगी तो प्रोडक्शन कम होगा, प्रोडक्शन कम होगा तो फैक्ट्रियां बंद होगी, और फैक्ट्रियां बंद होगी तो लोग बेरोजगार होंगे मित्रों। तो जो बेरोजगार हुए उसे चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। ओके, अब इसके नीचे लिखो नोट नंबर 1। मित्रों समझ आया आप लोगों को? अब नोट नंबर 1 है, इसका आएगा कि चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी, चक्रीय बेरोजगारी सामान्यतः विकसित देशों में, कौन से देशों में? विकसित देशों में, विकसित डेवलप कंट्री जो थे, विकसित देशों में देखने को मिलती है।
तो चक्रीय बेरोजगारी सामान्यतः विकसित देशों में देखने को मिलती है, ओके। तो चक्रीय बेरोजगारी सामान्यतः विकसित देशों में देखने को मिलती है, ओके। एक तो इधर सेकंड नोट, वो भी बड़ा प्यारा इंपॉर्टेंट है जो मैं आपको बताना चाह रहा हूं, ओके। दोस्तों एक एक पॉइंट, इसके बाद आपको दोस्तों कहीं पर भी बेरोजगारी पढ़ने की आवश्यकता नहीं है। मैं आपको पूरी बेरोजगारी 2 क्लासों में कंप्लीट कर दूंगा दोस्तों। यहाँ एक क्लास में अपन नहीं करेंगे। मैंने कहा दोस्तों वर्ष 1936 में जे एम किन्स, आपने नाम सुना होगा, नहीं सुना होगा तो सुन लोगे। जॉन मैनार्ड किन्स, जिसने हिनार्थ प्रबंधन की व्यवस्था बताई थी, जो अपन पढ़ेंगे राजकोषीय नीति में। वर्ष 1936 में जे एम किन्स के द्वारा बताया गया है कि विकसित देशों में, जो डेवलप कंट्रीज है, विकसित देशों में बेरोजगारी का सबसे मुख्य कारण जो है वो समग्र मांग में कमी होना है। ये बात समग्र मांग में कमी होना है, ये बात जे एम किन्स ने बताई थी। अर्थात विकसित देशों में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है चक्रीय बेरोजगारी। अर्थात समग्र मांग में कमी होना बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है, ये बात जे एम किन्स ने बताई। मैं वापस समझा देता हूं। देखो, चक्रीय बेरोजगारी, साइक्लिंग अनएम्प्लॉयमेंट, चक्रीय बेरोजगारी का मतलब होता है कि जब ऐसी बेरोजगारी जो बाजार की दशाओं में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अर्थात जब किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी आ जाती है, जैसे एग्रीगेट डिमांड कम हो जाती है, उससे जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है उसी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। और चक्रीय बेरोजगारी सामान्यतः विकसित देशों में देखने को मिलती है। 1936 में जे एम किन्स ने कहा था कि विकसित देशों में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण है, विकसित देशों में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण, विकसित देशों में बेरोजगारी का सबसे बड़ा जो कारण है मित्रों, वो कौन सा कारण है? समग्र मांग में कमी आना दोस्तों। अर्थात समग्र मांग में कमी आने का जो है मित्रों, वही बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण माना जाता है। ओके, समग्र मांग में कमी आना, उसी को बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण अपन कहते हैं मित्रों के। यहां तक बात आप लोगों को समझ में आ गई होगी मित्रों, यहां तक की बात आप लोगों के माइंड में सेट हो गई होगी। ओके, तो ये बात जे एम किन्स ने कहा। तो चक्रीय बेरोजगारी एक ऐसी बेरोजगारी है जो बाजार की दशाओं में होने वाले परिवर्तनों के परिणाम स्वरूप उत्पन्न होती है। अर्थात जब किसी अर्थव्यवस्था में समग्र मांग में कमी आ जाती है, तो समग्र मांग में कमी आने के कारण जो बेरोजगारी उत्पन्न होती है, उस बेरोजगारी को चक्रीय बेरोजगारी कहा जाता है। और चक्रीय बेरोजगारी विकसित देशों में देखने को मिलती है। और जे एम किन्स ने अपनी किताब में कह दिया था कि विकसित देशों में बेरोजगारी का सबसे बड़ा कारण समग्र मांग में कमी होना है। अर्थात समग्र मांग का डाउन होना बेरोजगारी का सबसे बड़ा रीजन माना जाता है। ओके, ये बेरोजगारी का तीसरा रूप समझ आएगा। तो विकासशील देशों की बात करें तो संरचनात्मक बेरोजगारी, ओके। अविकसित देशों की बात करें तो अल्प बेरोजगारी, और अगर बात करें मित्रों आप लोगों के सामने विकसित देशों की बात करें तो चक्रीय बेरोजगारी। लेकिन सुनिए, अभी एक बेरोजगारी और है जिसका नाम है ग्रसनात्मक बेरोजगारी। कौन सी? ग्रसनात्मक बेरोजगारी। अब आपने नाम सुना होगा तो ग्रसनात्मक बेरोजगारी। हकीकत में बेरोजगारी यही होती है दोस्तों। आप लोगों की किताबों में क्या है? अल्प बेरोजगारी, छिपी बेरोजगारी, मौसमी बेरोजगारी, आदि बेरोजगारी, पूरी बेरोजगारी, ओके, ग्रामीण बेरोजगारी, से ये सब फालतू बातें। हकीकत में बेरोजगारी 5 प्रकार की होती है। 3 मैं बता चुका, 2 आपके सामने और आने वाली है। ओके, अब ये क्या है? अब सुनिए, पहले नोट्स बना लीजिए। मैंने कहा कि ऐसी बेरोजगारी, मैंने कहा कि ऐसी बेरोजगारी जो एक रोजगार को छोड़कर, ऐसी बेरोजगारी जो एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार, ऐसे, ओके, बिल्कुल बोलो। डिम्पल ने बहुत अच्छा आंसर दिया। उनकी बुक का नाम था द जनरल थ्योरी ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड इंटरेस्ट एंड मनी। बिल्कुल जाओ। देखो, ऐसी बेरोजगारी जो एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाने तक, एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाने तक उत्पन्न होती है। मैंने कहा दोस्तों, ऐसी बेरोजगारी जो एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाने तक उत्पन्न होती है,
ग्रसनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। कौन सी? ग्रसनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। उसी को अपन ग्रसनात्मक बेरोजगारी अपन कहते हैं, वो ग्रसनात्मक बेरोजगारी कहलाती है, उसको अपन ग्रसनात्मक बेरोजगारी कहते हैं। ओके, तो मित्रों मैंने कहा ऐसी बेरोजगारी जो एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाने तक उत्पन्न होती है, उसे अपन ग्रसनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है, वो ग्रसनात्मक बेरोजगारी अपनी कहलाती है। ओके, तो मित्रों मैंने क्या कहा, मैंने कहा तो ऐसी बेरोजगारी जो एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाने तक उत्पन्न होती है, उसी को ग्रसनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। अब यहां पर मैं एक नोट बना के लिखता हूं मित्रों, वो क्या नोट है सुनिए। नोट है कि ग्रसनात्मक बेरोजगारी, ग्रसनात्मक बेरोजगारी, ग्रसनात्मक बेरोजगारी, ग्रसनात्मक बेरोजगारी सामान्यतः कहां पर? तो सामान्यतः विकसित देशों में, ये भी कौन से देशों में? विकसित देशों में, विकसित देशों में देखने को मिलती है। तो ग्रसनात्मक बेरोजगारी सामान्यतः विकसित देशों में देखने को मिलती है, ये भी विकसित देशों में देखने को आपको मिलती है। तो मित्रों मैंने क्या कहा, देखो सीधी सी बात है, जब एक व्यक्ति एक रोजगार को छोड़ता है तो दूसरे रोजगार में जाता है तो हैंड टू हैंड तो नौकरी नहीं मिलती, वो 2 दिन 3 दिन 4 दिन सप्ताह भर महीना भर साल भर जो भी है वो कुछ समय के लिए बेरोजगार रहता है। तो जितने समय के लिए वो बेरोजगार है वो कौन सी बेरोजगारी कहलाती है? ग्रसनात्मक बेरोजगारी कहलाती है, क्योंकि बेरोजगारी का आकलन सप्ताह के आधार पर भी होता है, डेली आधार पर भी होता है और साल के आधार पर होता है। ओके, अगर कोई व्यक्ति एक दिन के लिए बेरोजगार है उसे चालू दैनिक स्थिति में शामिल करते हैं, सप्ताह भर के लिए बेरोजगार है चालू साप्ताहिक स्थिति में शामिल होता है, और अगर पूरे साल भर के लिए बेरोजगार है तो सामान्य स्थिति के अंतर्गत उसे शामिल करते हैं। आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा जब बेरोजगारी का मापन करना सिखाऊंगा। ओके, तो मैंने कहा दोस्तों कि कोई व्यक्ति मान लो वो एक रोजगार को छोड़ता है और एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाता है, तो कुछ समय के लिए, कुछ दिनों के लिए, कुछ सप्ताह के लिए, कुछ महीनों के लिए वो बेरोजगार रहता है। तो जितने समय के लिए वो बेरोजगार है वो उसकी ग्रसनात्मक बेरोजगारी कहलाती है। और ग्रसनात्मक बेरोजगारी जो सामान्यतः कहाँ पाई जाती है? विकसित देशों में पाई जाती है। तो विकसित देशों में जो चक्रीय बेरोजगारी भी होती है और विकसित देशों में ग्रसनात्मक बेरोजगारी होती है, ये दोनों विकसित देशों में देखने को मिलती है। ओके, बताइए मित्रों यहां तक की बात समझ में आई नहीं? चारों प्रकार की जो बेरोजगारी मैं बता दी, ये चारों प्रकार की बेरोजगारी आप लोगों को समझ में आ गई क्या? यस या नो? चारों प्रकार की बेरोजगारी आप लोगों को समझ में आ गई क्या? यस या नो? चारों प्रकार की बेरोजगारी आप लोगों को समझ में आ गई क्या? यस या नो? चारों प्रकार की बेरोजगारी, तो मैंने कहा दोस्तों ऐसी बेरोजगारी जो एक रोजगार को छोड़कर दूसरे रोजगार में जाने में तक उत्पन्न होती है, उसे ग्रसनात्मक बेरोजगारी कहा जाता है। ग्रसनात्मक बेरोजगारी सामान्यतः विकसित देशों में देखने को मिलती है। कहां देखने को मिलती है? विकसित देशों में ग्रसनात्मक बेरोजगारी आपको देखने को मिलती है। ओके, यहां तक समझ में आ गया क्या? यस या नो? अब चलते हैं दोस्तों लास्ट, बेरोजगारी का लास्ट प्रकार। 5 प्रकार की बेरोजगारी होती है, इसके अलावा कोई बेरोजगारी नहीं होती। फिर अपन बेरोजगारी का मापन पढ़ेंगे। 5वीं लिखो, छिपी बेरोजगारी। ओके मित्रों, मजा आ रहा सबको? वेरी गुड दोस्तों। छिपी, अब देखो इसको छिपी बोल लो या इसको आप अदृश्य बोल लो या इसको आप प्रच्छन्न बोल लो, क्या बात है, एक ही बात है। छिपी बेरोजगारी बोलो, अदृश्य बेरोजगारी बोलो या दोस्तों इसको प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलो, एक ही बात है। इसको छिपी बेरोजगारी बोलो, अदृश्य बोलो या प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलो। अब ये क्या होती है इसको भी सुन लीजिए, नोट्स बनाओगे तो सब अच्छे से समझ आएगा। अच्छा, आप लोग नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे? साथ के साथ नोट्स बना रहे हो नहीं बना रहे आपको? यस, देखो मैंने कहा दोस्तों कि ऐसी बेरोजगारी, मैंने कहा कि ऐसी बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति मैंने कहा तो ऐसी बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य पर होने या नहीं होने पर उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ओके, कोई प्रभाव नहीं पड़ता है, छिपी हुई बेरोजगारी कहलाती है। मैंने कहा दोस्तों
ऐसी बेरोजगारी ओके जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य पर होने या ना होने पर उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, ना तो उत्पादन कम होता है ना उत्पादन ज्यादा होता है, उसे अपन छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं। ओके, मैंने कहा दोस्तों ऐसी बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य पर होने पर या नहीं होने पर उत्पादन पर प्रोडक्शन पर किसी भी प्रकार का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, उसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। अर्थात लिखना तो अर्थात जब किसी व्यक्ति को ओके ऐसा लिखो, अर्थात जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक, अर्थात जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक, अर्थात जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोगों को अर्थात जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार पर रख लिया जाता है, अर्थात जब किसी कार्य में आवश्यकता से अधिक लोगों को रोजगार पर रख लिया जाता है तो उससे अधिक के रोजगार को, जो अपने ज्यादा लोगों को रोजगार पर रखा, उस अधिक के रोजगार को छिपी बेरोजगारी कहा जाता है। छिपी बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी या प्रच्छन्न बेरोजगारी का रूप माना जाता है। अर्थात कहने का मतलब हो गया मित्रों, जहां पर 3 लोगों की जरूरत है और वहां पर 5 लोगों को अपन नौकरी दे रहे हैं, तो भाई साहब जो 2 लोग हैं ना वो अपने आप में बेरोजगार है, उसे छिपी हुई बेरोजगारी कहते हैं मित्रों। तो मित्रों मैंने इसको क्या लिखाया दोस्तों, पहले सुन लीजिए मित्रों। देखो, प्रच्छन्न बेरोजगारी या आपकी छिपी हुई बेरोजगारी या अदृश्य बेरोजगारी, इसका मतलब होता है ऐसी बेरोजगारी जिसमें किसी व्यक्ति के कार्य पर होने पर या उसके कार्य पर नहीं होने पर उत्पादन पर, प्रोडक्शन पर, उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता, प्रोडक्शन के ऊपर कोई इफेक्ट नहीं पड़ता, उसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। अर्थात जब किसी कार्य में, मान लो कोई कार्य है, अगर उसमें आवश्यकता अगर 3 लोगों की है और वहां पर 5 लोगों को नौकरी पर रख लिया, तो जो एक्स्ट्रा अपने 2 लोगों को नौकरी पर रख रखा है वो 2 लोग क्या कहलाएंगे, छिपे हुए बेरोजगार कहलाएंगे, क्योंकि उनके नहीं होने पर भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्पादन एज इट इज आपका रहेगा। यहां तक चीज समझ में आ गई तो नीचे एक लाइन छोड़ के आप लोग नोट्स बना लीजिए, नोट डाल लीजिए। देखो नोट क्या लिखोगे, छिपी हुई बेरोजगारी, मैंने कहा दोस्तों छिपी हुई बेरोजगारी सामान्यतः कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है, एग्रीकल्चर सेक्टर में देखने को मिलती है, कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है। तो मैंने कहा छिपी बेरोजगारी दोस्तों जनरली कहाँ मिलती है, कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है, तथा भारत एक कौन सा मित्रों, कृषि प्रधान देश है। भारत एक कृषि प्रधान देश है और देश होने के कारण भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत में, क्योंकि महात्मा गांधी ने कहा था कि भारत की आत्मा कहाँ बसती है, गांव में, और गांव की आत्मा कहाँ बसती है, कृषि में। तो छिपी हुई बेरोजगारी सामान्यतः कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है तथा भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत में छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो दोस्तों अगर आपसे एग्जाम में केवल इतना पूछ लिए कि भारत में कौन सी बेरोजगारी है, तो आप कहना छिपी हुई बेरोजगारी। लेकिन अगर तुमसे पूछ लिया जाए कि विकासशील देशों में बेरोजगारी कौन सी है, तो विकासशील देशों में बेरोजगारी है संरचनात्मक बेरोजगारी। तो मैंने नोट करके क्या लिखा है आप लोगों को, मैंने लिखा है तो कि छिपी हुई बेरोजगारी सामान्यतः कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है तथा भारत एक कृषि प्रधान देश है दोस्तों, इसलिए भारत में छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। ओके, ये चीज आप लोगों को समझ में आ गई क्या, यस या नो? ओके, तो छिपी हुई बेरोजगारी सामान्यतः कृषि क्षेत्रों में देखने को मिलती है तथा भारत एक कृषि प्रधान देश होने के नाते भारत में छिपी हुई बेरोजगारी देखने को मिलती है। तो भारत में दोस्तों बेरोजगारी का स्वरूप कैसा, छिपी हुई बेरोजगारी का स्वरूप है। ओके, फिर मैं आपका नोट 2, यहाँ पर नोट नंबर 2 लिखना मित्रों, नोट नंबर 2 होता है मित्रों कि छिपी हुई बेरोजगारी, ये प्रश्न एग्जाम में आया हुआ है, छिपी हुई बेरोजगारी
छिपी हुई बेरोजगारी में सीमांत उत्पादकता यानी मार्जिनल प्रोडक्टिविटी, सीमांत उत्पादकता हमेशा शून्य होती है। सीमांत उत्पादकता हमेशा क्या होती है? शून्य होती है। ये बड़ा प्यारा शून्य, इसका मतलब एक व्यक्ति को काम पर लगाते हैं या नहीं लगाते इससे कोई मतलब नहीं है। अर्थात दोस्तों, जैसे किसी खेत में 10 किसानों की जरूरत है और उस खेत में 12 किसानों को काम पर रख लिया, तो ऐसी स्थिति में 2 किसान अनिवार्य रूप से बेरोजगार है। कौन से बेरोजगार है? छिपे हुए बेरोजगार है, क्योंकि उन 2 किसानों को कार्य से हटा भी देते हैं तो भी दोस्तों उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता। उसे छिपी हुई बेरोजगारी कहा जाता है। अर्थात छिपी हुई बेरोजगारी की सीमांत उत्पादकता क्या होती है? शून्य होती है। जैसे 10 लोग अगर 100 किलो गेहूं का उत्पादन करते हैं, अगर खेत में 10 से ज़्यादा 12 लोगों को लगा दे तो भी 100 किलो ही उत्पादन होगा। अर्थात सीमांत उत्पादकता क्या होगी? 0 होगी। अर्थात इन 2 लोगों को लगाने से भी उत्पादन पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा, उत्पादन वो का वो रहेगा। और जब उत्पादन वो का वो रहेगा तो ऑब्वियस बात है, तो वहां पर बेरोजगारी क्या होगी? छिपी हुई बेरोजगारी कहलाएगी। तो ये बेरोजगारी के 5 प्रकार थे दोस्तों, जो मैंने आपको इस कक्षा के माध्यम से बताया। पहले बताओ दोस्तों, ये चीज आपको समझ में आई नहीं? यस या नो? तो अब तक जितना 3 बातें मैंने आपको पढ़ा दी दोस्तों, 3 बातें मैंने आपको बता दी, तो 3 बातें आप लोगों को पढ़ा दी। कौन कौन सी? बेरोजगारी किसे कहते हैं वो बता चुका, बेरोजगारी के क्या क्या कारण है वो बता चुका, बेरोजगारी के 5 प्रकार, संरचनात्मक बेरोजगारी, अल्प बेरोजगारी, इसके बाद दोस्तों आपकी चक्रीय बेरोजगारी, ग्रसनात्मक बेरोजगारी और छिपी हुई बेरोजगारी। ये सारी बातें दोस्तों मैंने आपको समझा दी। बताइए तो यहां तक की बातें आप लोगों को समझ में आई या नहीं? यस या नो? यहां तक की बात आप लोगों को समझ में आई नहीं? यस या नो? ओके, यहां तक समझ दोस्तों। तो 3 बातें आपकी हो चुकी, बेरोजगारी का अर्थ, बेरोजगारी के कारण और बेरोजगारी के प्रकार। बताओ मित्रों, यहां तक आपको समझ में आ गया? यस या नो? क्योंकि 2 टॉपिक कल अपन पढ़ेंगे दोस्तों, बेरोजगारी का मापन, कल बेरोजगारी खत्म कर दूंगा। तो यहां तक क्लियर दोस्तों? आपके आगे क्लास ले लेता, लेकिन 200 पे ज़्यादा हो जाएगा, काफ़ी दोस्तों। ओके, जल्दबाजी करने की आवश्यकता नहीं है। मैंने आपको अच्छे से सारे पॉइंट आपको कवर कर दिया। बेरोजगारी किसे कहते हैं, बेरोजगारी के क्या क्या कारण थे, संरचनात्मक बेरोजगारी क्या होती है, इसके बाद दोस्तों आपकी अल्प बेरोजगारी क्या होती है, चक्रीय बेरोजगारी क्या होती है, ग्रसनात्मक बेरोजगारी क्या होती है और छिपी हुई बेरोजगारी क्या होती है। ये सारे बिंदु मैंने आपको बता दिए दोस्तों। यहां तक आपके सारे पॉइंट आपके मैंने कवर कर दिए। ओके, कल बात करेंगे बेरोजगारी का मापन। अगली क्लास में बेरोजगारी का मापन और भारत में बेरोजगारी का इतिहास पढ़ेंगे और बेरोजगारी के कुछ आंकड़ों के बारे में चर्चा करेंगे। ओके, तो अभी के लिए दोस्तों टेक केयर मित्रों, बाय बाय, गुड नाइट, थैंक यू मित्रों। आप लोग क्लास में अब रेगुलर क्लास रखने की कोशिश करेंगे या मैं मैसेज डालता रहूंगा आप लोगों को जब भी क्लास होगी। ओके, थैंक यू मित्रों, टेक केयर, बाय बाय।